Good morning, everyone. तो डेली जी के क्वेश्चन का अपना जो सीरीज चल रहा है, 11 लेक्चर्स हो गए हैं। 12 लेक्चर्स हम करने आए हैं। तो पिछला रिवाइज करते जाइएगा, उसको नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन अगर उसमें से आता है तो आपसे बनना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपसे उससे क्वेश्चन ना बने पिछले वाले क्वेश्चन से। तो ध्यान रखिए चीज़ों का। रिवीजन ज़रूर रेगुलर से रेगुलर करिए। ये आज ये इसके बाद एक लेक्चर और लेंगे, उसमें हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो अगला लेक्चर होगा उसके उसमें हम इकोनॉमी भी डिस्कस करेंगे और अपना जनरल साइंस तो चल ही रहा है। इकोनॉमी प्लस जनरल साइंस हो जाएगा। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे आपका अरुणाचल जीके पे। फिर अरुणाचल जीके से रिगार्डिंग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बाकी वैसे अरुणाचल जीके का आज मैं क्विज़ेस भेज दूंगा। जीके का पीडीएफ भेज दिया था, क्विज भी भेज दूंगा, उसको आप लोग और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और दूसरी चीज़ ये कि अरुणाचल जीके के रिगार्डिंग देखिए, जितने भी हमें फैक्ट्स मिलते हैं कोशिश करते हैं उसे नेशनल गवर्नमेंट वेबसाइट से वेरीफाई करने की। तो हो सकता है कभी कभी उनमें कुछ एरर हो जाती है, सरकार जल्दी अपडेट नहीं करती है वेबसाइट्स को अपनी, या कई ऐसे डेटा हैं जो आपका जो वहाँ पर अरुणाचल जीके की बुक्स चलती हैं उनसे डेटा उठाए गए हैं। तो एक बार अगर आपको ऐसा किसी को लगता है, जो लोग आप लोग ज़्यादा पढ़े हैं, कि कोई एरर है, जैसे पिछली बार पहले भी कई स्टूडेंट्स ने उसको ठीक करवाया, तो अगर जैसे मैं आपको क्विज देता हूँ या फिर अरुणाचल से रिलेटेड कोई जीके का पोर्शन देता हूँ, तो उसमें अगर आपको ऐसा कोई लगता है कोई एरर है या कोई पार्ट ठीक होना चाहिए, तो आप मेरे को तुरंत इन्फॉर्म कर दीजिए, मैं उसको अपडेट कर दूंगा। जैसे पिछली बार भी कुछ प्रॉब्लम्स आई थी तो वो उसको भी मैंने अपडेट कर दिया है। और आगे आप देखते रहिएगा, किसी क्वेश्चन में अगर कुछ गड़बड़ होता है तो उसको ज़रूर अपडेट करवाइएगा। क्योंकि वो जो बुक है, मैं देखा हूँ उन्होंने जनरली क्या करा है, विकीपीडिया से फैक्ट उठा के रख दिए हैं। और विकीपीडिया पे कई फैक्ट्स गलत भी होते हैं, इंटरनेट पे कई क्वेश्चंस गलत भी होते हैं, तो उसे वेरीफाई करना पड़ता है। तो चलिए, तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम अपना पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। फिर कितना टाइम हो गया है? ये 8:12 हो गया। चलिए। साउंड नहीं आ रहा है? साउंड आ रहा है ताशी जी? साउंड आ रहा है? आप अपनी तरफ से चेक करिए, इधर से साउंड आ रहा है? अगर दिक्कत हो रहा हो तो उसमें क्या करिए, आप दोबारा से लॉग इन कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, कल एक क्वेश्चन था आपका, जो पिछला 11th लेक्चर था, उसमें क्वेश्चन नंबर 18 था, लास्ट टू विजिट इंडिया, ठीक है। लास्ट में आपका फ्रेंच होंगे, वो मैंने देखा, मैं पोर्टुगीज बोल्ड कर गया हूँ, लेकिन लास्ट फ्रेंच होंगे। और फर्स्ट कौन थे?
फर्स्ट थे आपके पोर्टुगीज, ठीक है, फर्स्ट इंडिया में आने वाले पोर्टुगीज थे, लास्ट फ्रेंच होंगे। वो मैं आज अपडेट करके दोबारा से भेज दूंगा, आप लोग भी ध्यान रखिएगा उसका। क्वेश्चन नंबर 18 कल जो जीके का पीडीएफ भेजा था लेक्चर 11, उसका क्वेश्चन नंबर 18 है, तो लास्ट कौन है, फ्रेंच होंगे। और पीडीएफ के लिए देखिए आप लोग बार बार अमरजीत सर को प्लीज परेशान मत करिए। पीडीएफ के लिए मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जो भी ये जीके का पीडीएफ होगा और शाम में जो करंट अफेयर्स का पीडीएफ होगा, ये एक साथ आपको रात में 10 PM के बाद जब हमारा क्लास खत्म होता है तो उसके बाद मैं अपलोड कर देता हूँ, डेली अपलोड कर देता हूँ। तो उसके लिए आपको पेशेंस रख लीजिए थोड़ा सा, रात को 10 बजे के बाद आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, रोज अपलोड कर देता हूँ मैं। हाँ जी, चलिए, गुड मॉर्निंग। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज रिलेटेड टू द टर्म रेगूर। ठीक है, करेक्ट आंसर बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज रिलेटेड टू द टर्म रेगूर। लिट्राइट, ब्लैक, कॉटन, रेड, डेल्टाइक, एलुवियल सॉइल। हाँ जी, जो जुड़ते जा रहे हैं उनको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो अमन मानसा का आंसर आ रहा है ब्लैक सॉइल। तो ये तो मैंने क्लास में काफ़ी बार बताया कि रेगुलर सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पिछले कई एग्जाम्स में सॉइल से डायरेक्ट यही क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि रेगुलर सॉइल किसे कहते हैं, तो ब्लैक सॉइल के अलावा और कोई ऑप्शन आना भी नहीं चाहिए, ठीक है, ब्लैक सॉइल के अलावा और कोई क्वेश्चन आना भी नहीं चाहिए आपके दिमाग में। तो करेक्ट आंसर इज बी, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल और को ही रेगुर कहते हैं। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम क्या है, ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम है रेगुर। ये किस इलाके में मिलती है, तो इंडिया का जो दक्कन प्लेट्यू वाला इलाका है, ठीक है, जो अपना दक्कन प्लेट्यू है, तो इस दक्कन प्लेट्यू में ही आपको क्या मिलेगी, ब्लैक सॉइल मिलेगी। गुड इन कॉटन कल्टीवेशन, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, व्हाट इज द रीजन फॉर द रेड कलर ऑफ द रेड सॉइल, बताइए, रेड कलर ऑफ द रेड सॉइल का क्या रीजन है। What is the reason for the red color of the red soil? कोई आंसर्स नहीं आ रहे हैं। ऑल राइट, आयरन कंटेंट, आयरन आयरन। देखिए, कई चीजों में रेड कलर का रीजन आयरन ही होता है। जैसे इवन इन अवर ब्लड, ब्लड में जो रेड ब्लड सेल होती है ना, आरबीसीज, उनका भी कलर किसकी वजह से रेड होता है, ब्लड, हाँ, ब्लड जो होता है आपका हीमोग्लोबिन की वजह से रेड होता है। और हीमोग्लोबिन में क्या होता है, हेमेटाइट, हेमेटाइट होता है, ठीक है, हेमेटाइट मतलब आयरन। हीमोग्लोबिन बनता है रेड हेमेटाइट की वजह से, और वो भी कलर रेड क्यों होता है, आयरन की वजह से। तो हीमेटोलॉजी भी कहलाती है, जो ब्लड की स्टडी है, हीमेटोलॉजी कहते हैं उसे। तो वो यहीं से हेमेटाइट से आया, हीमेटोलॉजी। तो यहाँ का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरन। रेड सॉइल का कलर रेड क्यों होता है, आयरन की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियाज अर्लीस्ट आयरन एंड स्टील कंपनी। ये हमने एक बार और देखा था। विच इज द व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियाज अर्लीस्ट आयरन एंड स्टील कंपनी। इसको टिस्को, विश्वेश्वरैया आयरन स्टील वर्क्स, मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स। करेक्ट आंसर क्या होगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियाज अर्लीस्ट आयरन एंड स्टील कंपनी? करेक्ट आंसर बताइए। इस तरह की चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये अपना पहले भी हो चुका है। ऑलराइट, इसको अयान क्या कह रहे हैं? इसको कह रहे हैं आप सीरियसली? और कोई है जो विश्वेश्वरैया की तरफ जाए? अच्छा, विश्वेश्वरैया, हाँ एक मैसूर है। टिस्को की फुल फॉर्म क्या है? टिस्को की फुल फॉर्म कोई बता सकता है? फुल फॉर्म इसको कब बना? 1907 में। तो अगर कभी पूछे पहली इंडिया की आयरन एंड स्टील कंपनी कौन सी थी, तो वो टिस्को थी। ये कहाँ पर है? जमशेदपुर। ठीक है, फिर इसके बाद आपका इसको बनता है। पहली जमशेदपुर में फैक्ट्री लगती है टिस्को। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, टिस्को इज द करेक्ट आंसर। फैक्ट्री की बात हो रही आयरन एंड स्टील कंपनी, यानी एक फैक्ट्री लग रही है आयरन एंड स्टील की। पहली कहाँ पर लग रही है? टिस्को, 1907 जमशेदपुर। इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिए। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज और बताई थी कि आयरन का काम ऐसा नहीं है टिस्को से ही स्टार्ट हुआ था। आयरन का जो वर्क है वो आपका पहले से भी चल रहा था। ठीक है, आयरन का जो काम है वो टिस्को के आने से पहले भी चल रहा था, बट कोई एज सच फैक्ट्री नहीं बनी थी। जैसे आपकी बर्नपुर नाम की जगह है बंगाल, वहां पर ये चल रहा था। तो वहीं बर्नपुर में ही आपका क्या बन गया? एक आयरन एंड स्टील कंपनी। इसको आगे चल के उसी एरिया को क्या बना देंगे? इसको बना देंगे। बट फैक्ट्री वो बाद में बना है, टिस्को के बाद में फैक्ट्री बना, उससे पहले बस वहां पर जस्ट आयरन का काम चलता था। आयरन वर्क पूछे तो अब बर्नपुर है, बट अगर आयरन फैक्ट्री पूछे तो पहला आंसर क्या होगा? टिस्को होगा। पहली फैक्ट्री तो टिस्को ही थी। वो जो बर्नपुर वाला एरिया वो फैक्ट्री नहीं था। फैक्ट्री वो कब बनेगा? इसको के बनने के बाद, क्योंकि इसको उसी से फैक्ट्री बनता है। फिर आगे फिर आपके ये विश्वेश्वरैया और ये मैसूर ये सब आते जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर कॉटन कल्टीवेशन विच अमंग द फॉलोइंग सॉइल्स इज कंसीडर्ड मोर सुइटेबल? बताइए। Cotton cultivation, which among the following soils is considered more suitable? कॉटन कल्टीवेशन के लिए कौन मोस्ट सुइटेबल है? क्वेश्चन टू का आंसर, क्वेश्चन टू क्या था भाई? क्वेश्चन टू, हाँ क्वेश्चन टू क्या था? क्वेश्चन टू का आंसर है आयरन। सॉल्ट मार्ट ने अप्लाई कर दिया, बहुत बढ़िया। कम्युनिटी सपोर्ट बढ़िया चल रहा है, ऐसे एक दूसरे की हेल्प करते रहा करिए। ब्लैक सॉइल क्यों आ रहा है आंसर? हाँ अच्छा, क्वेश्चन ही वही है। वही मैं कहूँ, अभी तो डिस्कस किया था ब्लैक सॉइल। For cotton cultivation, which among the following soils is considered more suitable? Red, black, laterite, alluvial. अभी देखा था, अभी रामानुजन ने दिया था आंसर कि कॉटन कल्टीवेशन के लिए सबसे बेस्ट आपका कौन सा है? ब्लैक सॉइल। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ से? ब्लैक सॉइल। ये पता नहीं है मोबाइल में दिक्कत है कि किस में बार बार वो बंद हो जाते हैं कमेंट्स। चलिए, तो इसका आंसर तो ब्लैक सॉइल है, मोस्ट करेक्ट। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए, इसका आंसर दीजिए। Which of the following state produces largest fraction of rubber produced in India? रबर इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? ऑल राइट, आशिक कह रहे हैं, नहीं आशिक का तो हो गया ब्लैक।
अमन वांगसा कह रहे हैं केरला, नॉन एम को भी केरला बोल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट प्रोड्यूसेस लार्जेस्ट फ्रैक्शन ऑफ रबर प्रोड्यूस इन इंडिया? और लोग जवाब दीजिए। देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि जवाब बस वही गिने चुने लोग ले दे रहे हैं। सिलेक्शन सभी को लेना है तो जवाब भी सभी को देना पड़ेगा, ठीक है। तो पार्टिसिपेट करिए, गलत जवाब दें कोई दिक्कत नहीं, उसको हम करेक्ट करेंगे, बट इंटरेक्ट करिए, पार्टिसिपेट करिए, थोड़ा सा दिमाग बढ़ाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अपनी तरफ से जो भी पॉसिबल होता है सोच सकने की, रिकॉल करने की वो कोशिश करिए। ऐसा नहीं कि आप सोचें कि बस आए आंसर नोट करें और चले जाएं, ये तो एक आम जिंदगी हो गई। थोड़ा सा मेंटोर जिंदगी बनिए, चीज़ों को सोचने की कोशिश करिए। अगर नहीं आ रहा है तो ऐसे दिमाग लगाइए कि क्या कहीं ये सब पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, अदरवाइज मैं तो बता ही रहा हूँ आंसर। तो लार्जेस्ट आपका जो प्रोडक्शन है इंडिया की अगर बात करें तो केरला है। रबर का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ मिलेगा? केरला में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज पद्मा व्हेन एंटर्स बांग्लादेश? अब ये तो देखिए बिल्कुल आसान सवाल है, ये गलत नहीं होना चाहिए। किस नदी को पद्मा कहते हैं जब वो बांग्लादेश एंटर करती है? गंगा, अमन वांगसा ये कह रहे हैं ब्रह्मपुत्र, केरला 90%, बहुत बढ़िया। गंगा, केरला या वो केरला कहाँ से आ गया, गंगा या ब्रह्मपुत्र? चलिए आप लोगों के लिए इस बार क्वेश्चन में एक लाइफ लाइन यूज करते हैं, 50-50, 50-50 यूज करते हैं। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब बताइए गंगा या ब्रह्मपुत्र? हाँ बासिंग ने तो क्लियर जवाब दे दिया, क्या दिया है? गंगा, पद्मा, ब्रह्मा, ब्रह्मपुत्र, जमुना, बहुत बढ़िया। बांग्लादेश में देखिए आपका गंगा का नाम पड़ जाता है पद्मा, ठीक है। गंगा का नाम क्या पड़ गया? पद्मा, और इधर से ब्रह्मपुत्र आ रही है, तो ब्रह्मपुत्र का नाम पड़ जाएगा जमुना। इधर से कौन सी नदी आ रही है? ब्रह्मपुत्र। तो इधर से अपनी गंगा आ गई, इधर से क्या आ गई? जमुना आ गई। ये दोनों जब मिल जाएंगी तो क्या बना देंगी? मेघना, ठीक है। ये बना देंगे आपका मेघना। अच्छा देखिए एक जमुना वर्ड दिल्ली में भी यूज होता है, कई लोग क्या है यमुना को जमुना बोलते हैं। दिल्ली आगरा साइड में आपकी जो रिवर है यमुना है, तो कई लोग उसको भी जमुना बोलते हैं, बट ऑफिशियल नाम उसका यमुना ही है। जमुना किसको बोला जाता है? ब्रह्मपुत्र को बोला जाता है जब वो एंटर करती है इन बांग्लादेश। तो ये दोनों मिलके क्या बना देती हैं? मेघना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, गंगा, ठीक है। करेक्ट आंसर इज बी, गंगा। ए नहीं होगा भैया, ए नहीं होगा, करेक्ट आंसर बी होगा। पद्मा पूछ रहा है, पद्मा, पद्मा कहते हैं गंगा को। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, वाघा बॉर्डर इज लोकेटेड अलोंग? थोड़ा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लगाइए और बताइए। करेक्ट आंसर बताइए। इंडिया पाकिस्तान, डी ऑप्शन, रेड क्लिफ।
रेड क्लिफ बोल रहे हैं। डुरान लाइन तो अभी आपका यूडीसी में भी आया था, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है। मैकमोहन लाइन चाइना इंडिया के बीच है। सर्कली क्रीक लाइन ये भी इंडिया और गुजरात वाले पोर्शन में आ जाती है, ठीक है। सर क्रीक लाइन इंडिया और गुजरात, वो सॉरी, इंडिया गुजरात तो एक ही है। इंडिया की तरफ से इधर गुजरात और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है, इस पे भी थोड़ा सा डिस्प्यूट रहता है। रेड क्लिफ लाइन इंडिया पाकिस्तान के बीच में, कुछ इधर वाले जो पोर्शन में, ये जो पंजाब वाला पोर्शन है, यहाँ पर ये आपकी रेड क्लिफ लाइन कहलाती है। तो यहीं पर आपका क्या मिलेगा, वाघा बॉर्डर। तो इसी लाइन पे आपको मिलता है वाघा बॉर्डर। तो वाघा बॉर्डर किस लाइन पे है, रेड क्लिफ लाइन पे। ये रेड क्लिफ के नाम पे बनी थी, डैनियल रेड क्लिफ। लोकेटेड, स्पेलिंग गलत होगा। अरे भैया हाँ, हो जाती है कभी कभी स्पेलिंग गलती, ठीक है। लो आप सही कर दिया, लो काट दिया आपके लिए, अब ठीक है। हो जाती कभी कभी गलतियां, ठीक है। क्रीक लाइन एक्चुअली इसका मैं मैप पर लाऊंगा फिर बता दूंगा, ठीक है। अभी मैप के बगैर इतना समझ में नहीं आएगा। अभी बस आप इतना ध्यान रखिए, जो ये इधर गुजरात वाला पोर्शन है ना, तो गुजरात वाले पोर्शन में एक जगह है सर क्रीक नाम से, ठीक है। सर क्रीक नाम से एक जगह है। तो वहां पर एक पानी का एक छोटा सा पोर्शन है, उस पोर्शन को लेके डिस्प्यूट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इंडिया कहता है हमारा है, पाकिस्तान कहता है हमारा, तो उसको लेके थोड़ा सा डिस्प्यूट है। तो वो सर क्रीक लाइन का भी पूछे तो आप बेझिझक कहिएगा, गुजरात और पाकिस्तान के बीच में। बाकी क्या डिस्प्यूट है, कैसे क्या चीज़ है, जब हम कभी इमेज लेके आएंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो उसको देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बराक वैली इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये इससे रिलेटेड चीज़ हमने कल डिस्कस की थी, उसको देख लीजिए, ठीक है। सुपर ग्लू एडवर्टाइज, बराक वैली इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। नागालैंड, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर एंड अरुणाचल। बताइए। बराक वैली इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। नागालैंड, आसाम, JNK, अरुणाचल। आंसर्स नहीं दिख रहे हैं, अब दिख रहे हैं। असम, असम, असम। ब्लैक बराक रिवर इज फेमस इन असम। बहुत बढ़िया। बराक रिवर कहाँ पर फेमस है, असम में फेमस है। इसका मैप है शायद, हाँ ये रहा मैप। तो अपना आसाम कौन सा है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है, ये आपका क्या है, आसाम है, ठीक है। अब इसमें एक मणिपुर से एक नदी निकलती है, फिर इधर से मणिपुर नागालैंड बॉर्डर पे जाती है, फिर आसाम होते हुए ये थोड़ा सा, फिर मिजोरम होते हुए किधर निकल जाती है, आपका बांग्लादेश, ठीक है। तो ये जो आपका पोर्शन है, जो ये नदी जहाँ पर आपका ये आसाम में एंटर करती है, ये वाला पोर्शन है। तो ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, बराक वैली कहलाता है, ठीक है। बराक नदी वाला पोर्शन क्या है, बराक वैली कहलाता है। वैली का मतलब क्या है, इस तरह से एक पोर्शन होगा और यहाँ आपकी रिवर फ्लो कर रही होगी। तो ये इधर एक कह सकते हैं माउंटेन है, इधर एक माउंटेन है, बीच में एक रिवर फ्लो कर रही है। तो ये क्या है, एक घाटी है, एक वैली है। तो इसी तरह से बराक रिवर आपका इस साइड में फ्लो करती है, तो ये क्या कहलाता है, आपका बराक वैली। अच्छा, ब्रह्मपुत्रा इधर फ्लो कर रही है, तो ये इलाका क्या कहलाता है, ब्रह्मपुत्रा की वैली, ठीक है। ये इलाका ब्रह्मपुत्रा का कहलाता है, ये इलाका बराक का कहलाता है। दो मेन इलाके हैं आसाम के, बराक और ब्रह्मपुत्रा वाला। तो ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, बराक वैली इन आसाम। तो करेक्ट आंसर इज आसाम, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, आसाम से रिलेटेड है बराक वैली। अच्छा, ये जो बराक रिवर है ना, एक चीज और,
कि जब हमने देखा ये बांग्लादेश में एक नदी आती है मेघना, ठीक है, बांग्लादेश में एक नदी आती है मेघना। मेघना किस किस से मिलके बन गई आपकी, इधर से पद्मा आई, पद्मा भाई गंगा, और इधर से आई आपकी जमुना, जमुना वही ब्रह्मपुत्र। तो ये दोनों जहां पर मर्ज हो गई ये क्या बन गई, मेघना। तो बराक जो है फाइनली किस में जाके मिल जाती है, बराक फाइनली मेघना में जाके मिलती है, ठीक है। तो बराक किसकी ट्रिब्यूटरी हुई, मेघना की, क्योंकि पद्मा जमुना मिलके मेघना बनी, और बराक फाइनली किस में मिल गई, मेघना में। बांग्लादेश जाएगी और मेघना में मिल जाती है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो बराक रिवर इज फेमस इन आसाम। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, which among the following is the smallest district of India? As per census of 2011, 2011 के सेंसस के हिसाब से बताइए इंडिया का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। देखिए सेंसस के सवाल मान के चलिए आएंगे ही आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आते रहते हैं। तो सेंसस के जो क्वेश्चन है छोटा बड़ा वाला, जैसा अभी आ गया था पॉपुलेशन को लेके, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ है, डायरेक्ट सवाल आ गया था। तो इसी तरह से जो आपके सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चंस है, बहुत डीप में नहीं जाएंगे कि आपसे पॉपुलेशन पूछने लगे, वो चीजें सीडीएस वाले करते हैं। सीडीएस वालों को पता ही नहीं, वो उनका बस चले, ऐसा इवन कर भी चुके हैं कि डायरेक्ट पूछ ले बताओ मणिपुर की पॉपुलेशन कितनी है एज पर सेंसस, तो वो उनका ही अलग लेवल चलता है। बट एसआई वगैरह में हाँ ये याद रख के जाइए कि कहाँ की पॉपुलेशन कम है, कहाँ की सबसे ज्यादा है, किसकी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, किसकी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट लार्जेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है, कौन सा यूटी लार्जेस्ट है, कौन सा यूटी स्मॉलेस्ट है। तो इस तरह के सवाल करके जाइए, ठीक है। तो इसका बताइए डी, माहे, माहे कहाँ मिलेगा, माहे कहाँ मिलेगा आपको, काबित कह रहे हैं तिरप, बाकी जो मेजॉरिटी है मेजॉरिटी जा रही है माहे की तरफ। तो माहे मिलेगा कहाँ, किस स्टेट या यूटी में मिलेगा, राजस्थान। गाना याद आ रहा है क्या, पधारो मारे देश तुम्हारे से माहे, तो मतलब राजस्थान। राजस्थान तो नहीं है। हाँ जी, पुडुचेरी। माहे कहाँ मिलेगा आपको, पुडुचेरी में। तो करेक्ट आंसर इज सी, माहे। सेंसस 2011 का भी देखिएगा, उसमें आपको दिख जाएगा स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट उन्होंने साफ लिख रखा है माहे है। माहे कहाँ पर है, पुडुचेरी में, ठीक है। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट आपको कहाँ मिलेगा, माहे, पुडुचेरी। अच्छा कोई बता सकता है लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, अब स्मॉलेस्ट की बात हो रही है तो कोई लार्जेस्ट बता सकता है, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बता दीजिए कोई, एज पर सेंसस बताना है, ठीक है। समवेयर इन गुजरात लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, समवेयर वेयर, समवेयर मतलब कहाँ, तेरुमान, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर इज कच्छ। अच्छा कच्छ की स्पेलिंग अलग जगह, सब जगह अलग ही अलग होती है, तो ये भी होती है, कई जगह ये भी यूज करते हैं, तो दोनों ही ठीक है। अब जो ऑप्शन में आ जाए आप लगा देना। तो कच्छ इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये वैसे सेंसस में यही स्पेलिंग लिखी है, कच्छ।
ये कहाँ मिलेगी? गुजरात में। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट आपका कच्छ में मिलेगी, वो कहाँ है आपका? गुजरात में। ठीक है। अच्छा एक चीज और, अगर वो पूछे लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी, इंडिया की लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी बताइए, किसे बताएंगे? एरिया वाइज। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट तो आपका कच्छ हो गई गुजरात में। अब मैं कह रहा हूँ वो आपसे पूछ रहा है लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी बताइए, लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी बताएंगे? सॉल्ट मार्च कह रहे हैं लद्दाख। लद्दाख के अलावा और कोई आ रहा है फील्ड? लद्दाख ने स्टैंडर्ड सेट कर दिया यूटी का, अगर इससे बड़ी कौन कौन यूटी बनाओगे? लार्जेस्ट यूटी लद्दाख। अगर पूछे लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी एज पर सेंसस ऑफ 2011, अब बताइए क्या अभी भी लद्दाख कहेंगे? ओलिक आप ही के वो बानू हंटर ने अंडमान निकोबार को बोला है ना, तो उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। तो लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी तो लद्दाख हो गया, बट अगर वो पूछे एज पर सेंसस 2011, अब बताइए लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी होगी? देखिए यही ऐसे सवाल हैं जहां पर वो हमें गुमराह कर देता है, जहां पर हम फंस जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, भूल जाते हैं। सेंसस 2011 की माने तो क्या है लार्जेस्ट यूटी, ये बतानी है। हाँ अमन मार्ग से बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, लद्दाख एग्जिस्ट करता था 2011 से पहले, लेकिन लद्दाख एज ए यूनियन टेरिटरी नहीं एग्जिस्ट करता था। लद्दाख वाज ए पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हाँ जी मैंने बताया तो लद्दाख है। मैं अभी भी कह रहा हूँ लार्जेस्ट यूटी अभी फिलहाल अगर इंडिया में आप इंची टेप लेके नापने जाएंगे तो लद्दाख पाएंगे। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ अगर सेंसस 2011 की माने तो क्या है? हम्म, अगर सेंसस 2011 की माने तो लार्जेस्ट टेरिटरी हमारी कौन सी है? अंडमान एंड निकोबार। ठीक है। लार्जेस्ट यूटी कौन सी हमारी? अंडमान एंड निकोबार एज पर सेंसस 2011। क्योंकि जब सेंसस 2011 हुआ था तब लद्दाख यूनियन टेरिटरी में आता ही नहीं था, तो इसीलिए सेंसस 2011 के हिसाब से लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार है। अब जब अगला सेंसस आएगा, वैसे तो 2021 में आ जाना चाहिए था, बट पैंडेमिक की वजह से वो डिले हो गया है। 2020 में सर्वे होता है, 2021 में आ जाती रिपोर्ट, बट अभी तक सर्वे ही नहीं हो पाया। तो अब उम्मीद है कि 2022 में हम सर्वे करा पाएंगे। तो जब 2022 में सर्वे करा पाएंगे तो मान के चलिए 2023 में अगला डेटा आएगा। तो जब 2023 में अगर अगला डेटा आ गया तो ये 2011 वाला फिर बेकार हो जाएगा। तो तब कहीं वो अपडेट कर देंगे लद्दाख को, बट फॉर द टाइम बीइंग अगर सेंसस 2011 की माने तो अंडमान एंड निकोबार था, ये तो लिखी हुई बात है। बट एक्चुअल में कौन है अभी लार्जेस्ट? लद्दाख है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा कि वो सिर्फ लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी पूछ रहा है या वो पूछ रहा है एज पर सेंसस 2011। तो दोनों में डिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हु अमंग, हाँ ये तो हो गया। Who among the following states has highest population density? हाँ सेंसस हर 10 ईयर्स में होता है। ठीक है, सेंसस जो होता है हर 10 साल में, हर 10 ईयर्स में होता है। जैसे 2011 में हुआ था, तो अगले सेंसस आना चाहिए था 2021 में, बट उसके लिए सर्वे कराना पड़ता है एक साल पहले।
तो वो पेंडेमिक की वजह से सर्वे हो नहीं पाया, तो सेंसस डिले हो गया, वरना हर 10 ईयर्स में सेंसस होता है। यूपी बदनाम कर रखा है यूपी को। यूपी होगा, यूपी लगा दो। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, उम्मीदों का प्रदेश है, यूपी से ही उम्मीद है। जहां भी मतलब आबादी से रिलेटेड चीज दिखे लगा दो, यूपी लगा दो, सही हो जाएगा। हम्म। चलिए जल्दी से बताइए इसका, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन। आप लोगों की सजग जानकारी के लिए, यूपी आंसर नहीं है, ठीक है। अब बताइए, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, बताइए। यूपी तो नहीं है भैया, अब बताइए। दिल टूट गया। यहाँ ड्यूटी की बात नहीं हो रही है, यहाँ स्टेट की बात हो रही है। सी लगा रहे हैं, ए लगा रहे हैं, और क्या लगा रहे हैं? हाँ, यूपी में पॉपुलेशन ज्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं है। सी, ए, महाराष्ट्र भी कुछ लोग लगा रहे हैं, ऑलराइट। वैसे ये क्वेश्चन अधूरा है, इन्होंने पूरा नहीं लिखा। एज पर सेंसस 2011, इस तरह के क्वेश्चन अगर वो पूछेगा तो सेंसस को ही रेफरेंस मान के लेगा। तो एज पर सेंसस 2011 हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला स्टेट कौन है? वेस्ट बंगाल है। अच्छा, कई बार गूगल पे बिहार भी लिख देता है, कई जगह पर बिहार भी हो सकता है लिखा मिले, बट बिहार इज नॉट करेक्ट। करेक्ट आंसर इज वेस्ट बंगाल, क्योंकि आप सेंसस की वेबसाइट पे जाके खुद देख सकते हैं। करेक्ट आंसर इज वेस्ट बंगाल। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट इज हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? इट इज वेस्ट बंगाल। अब सवाल आता है, व्हाट इज डू यू मीन बाय पॉपुलेशन डेंसिटी? देखिए, पॉपुलेशन डेंसिटी का अगर फॉर्मूला देखें तो सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? किसी भी एरिया की पॉपुलेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय वहां का एरिया, यानी कितने एरिया में कितनी पॉपुलेशन है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझिए, कहने का मतलब है, क्या मतलब था, हाँ, जैसे मान लीजिए एक इतना बड़ा एरिया है, ठीक है, ये एक बड़ा एरिया है, मान लीजिए ये एरिया है 100 किलोमीटर स्क्वायर का, ठीक है। बट यहाँ पर कितने लोग रह रहे हैं? 40 लोग रहते हैं। 100 किलोमीटर के एरिया में 40 लोग ले रहे हैं। एक बहुत बड़ा एरिया है, एक बहुत बड़ा एरिया है, कितना है? 1000 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना बड़ा एरिया है? 1000 किलोमीटर स्क्वायर। बट यहाँ पर पॉपुलेशन है 40,000। यहाँ पर पॉपुलेशन कितनी है? 40,000। तो पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे देखेंगे? यानी 100 किलोमीटर स्क्वायर में तो 40 लोग ले रहे हैं, 1000 किलोमीटर स्क्वायर में 40,000 ले रहे हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है कि देखिए, अगर एरिया बड़ा है, लोग कम है, तो वो आराम से फैल फैल के रहेंगे। बट यहाँ पर एरिया और बढ़ गया, बट पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा बढ़ गई। देखो आप, एरिया तो सिर्फ 10 टाइम्स बढ़ा है, पॉपुलेशन कितना बढ़ गई? 1000 टाइम्स बढ़ गई।
तो कहाँ के लोग ज्यादा क्लोज क्लोज रह पाएंगे, या फिर कह सकते हैं कहाँ के लोग आराम से फैल के रह पाएंगे, और कहाँ के लोगों को थोड़ा सा क्लोज आके रहना पड़ेगा, बिल्कुल धक्का मुक्की चलेगी यहाँ पर। ऑब्वियसली बात है, आप खुद सोचिए, यहाँ पर एरिया तो 10 टाइम्स बढ़ गया बट पॉपुलेशन 1000 टाइम्स बढ़ गई। तो पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ गई ना, तो यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। अब यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे होगी, पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया यानी 40/100, 0 से 0 गया, कितना आ गई 4/10 यानी कि 0.4। और इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी हो जाएगी, इनकी हो जाएगी 40,000/1000, ये कटा कितनी हो गई 40। तो इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी है 0.4, इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी है 40। तो भले ही एरिया बढ़ गया बट पॉपुलेशन डेंसिटी इनकी ज्यादा हो गई, ठीक है। तो ये होता है कि पर यूनिट एरिया कितनी पॉपुलेशन रह रही है, वो कहलाती है पॉपुलेशन डेंसिटी। जैसे इसमें 1 किलोमीटर स्क्वायर में 0.4 पॉपुलेशन है, इसमें 1 किलोमीटर स्क्वायर में 40 पॉपुलेशन है। ये कहलाता है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी को कंपेयर करना। पर किलोमीटर स्क्वायर ऑफ एरिया कितनी पॉपुलेशन आपकी रह रही है, वो है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी। तो वो हाईएस्ट किसकी है, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अब ये हिस्ट्री के क्वेश्चन है यहाँ से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका करेक्ट आंसर दीजिए। Which of the following statement is not true about the Indian National Congress? क्या आंसर्स आ रहे हैं, डी आ रहा है, बी फॉर श्योर। इनकरेक्ट बताना है भैया, इनकरेक्ट बताना है। ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए, सारे आपके जितने भी रिलेटेड फैक्ट्स हैं एग्जाम में कांग्रेस से रिलेटेड आएंगे, कांग्रेस से बनने से वो सारे फैक्ट इसमें कवर हैं। बस एक बहुत छोटी सी, एक बहुत माइन्यूट सी वो उसमें छुपी हुई है गलती, किसी एक ऑप्शन, बहुत माइन्यूट से, थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़िए, बहुत माइन्यूट सी गलती है। ये अगर आ गया ना, अरे बाप रे, आई थिंक इट वाज फॉर्म ड्यूरिंग 1930 से 35। अरे बाप रे, मतलब गांधी जी कौन सी पार्टी में थे जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला रहे थे, कौन सी पार्टी थी। सारंग को ताशी चोम्बे तो सी पे ही टिक गए। 72 ही गलत होगा, 72 है। और बाथिंग कह रहे हैं डी इज इनकरेक्ट। मैं कह रहा हूँ ना, जितने भी स्टेट में से बस एक छोटी सी गड़बड़ पकड़नी है आपको इनमें से। ए ओ यू, एग्जैक्टली, बानु अंटर ने पकड़ ली गलती, ठीक है, बानु अंटर ने पकड़ ली गलती। स्टेटमेंट इज करेक्ट 1885 में बनी थी।
इसका पहला सेशन बॉम्बे में होता है और उसमें आपके प्रेसिडेंट कौन थे? WC बनर्जी, ये भी करेक्ट है। और उसमें कितने डेलीगेट्स प्रेजेंट थे? 72 डेलीगेट्स, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। इसके फाउंडर A.O. ह्यूम थे, एलन ऑक्टावियन ह्यूम, A.O. ह्यूम, ये भी बात सही है। लेकिन वो प्रोफेसर नहीं थे, ठीक है, ये वर्ड जो है ना प्रोफेसर, ये नहीं होगा, वो एक सिविल सर्वेंट थे, रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे वो, प्रोफेसर नहीं थे। तो एक बहुत छोटी सी माइन्यूट सी गलती है, तो इस वजह से ये आपका ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि उसने क्या पूछा है? नॉट ट्रू वाला पूछा है। पहले तो क्वेश्चंस में ये जरूर चेक कर लीजिए कि करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो वो इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो ये प्रोफेसर ना होकर सिविल सर्वेंट हो गया, तो स्टेटमेंट कैसा है? इनकरेक्ट। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? डी। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वॉज नॉट मॉडरेट? दादाभाई नौरोजी, आनंद चार्लू, बिपिन चंद्र पाल एंड मदन मोहन मालवीय। कल डिस्कस किए थे 3 एक्सट्रीमिस्ट लीडर, लाल बाल पाल, उससे रिलेटेड है ये। आसान सा सवाल है, कल हमने पढ़ा ही था 1906 स्वदेशी मूवमेंट, 3 नाम फेमस हो गए, लाल बाल पाल। उसमें से एक थे ये लाल कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और ये बिपिन चंद्र पाल। तो बिपिन चंद्र पाल आपका ये तीनों एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। तो बिपिन चंद्र पाल का नाम दिख रहा है, तो इनको टिक कर दीजिए, करेक्ट आंसर इज बिपिन चंद्र पाल। दादाभाई नौरोजी हो गए, आनंद चार्लू हो गए, मदन मोहन मालवीय हो गए, ये सब अपना मॉडरेट से। खैर मदन मोहन मालवीय तो फिर बाद में कांग्रेस ही छोड़ गए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। व्हेन वाज कांग्रेस स्प्लिट? कांग्रेस कब टूटी? करेक्ट आंसर बताइए, व्हेन वाज कांग्रेस स्प्लिट? दादा भाई वो एट सूरत सेशन, एट बनारस सेशन, एट मद्रास सेशन और लाहौर सेशन। ये ऑप्शन सूरत सेशन, और बताइए। पक्का ए? मेजोरिटी तो अभी एक के साथ जा रही, तो लॉक कर दिया जाए एक को। चलिए लॉक कर देते हैं, तो मेजोरिटी ए के साथ। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, एट सूरत सेशन इज 1907, ठीक है। कांग्रेस स्प्लिट कब हो रहा है? सूरत सेशन इन 1907। 1905 जब बंगाल डिवीजन हो रहा था, पार्टीशन ऑफ बंगाल हो रहा था, तो उसके बाद हमने करा 1906 में स्वदेशी मूवमेंट। तब दो तरीके के लीडर्स इंडिया में आ चुके थे, एक थे आपके मॉडरेट्स और एक थे एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट्स कौन थे? जो बूढ़े हो गए थे पुराने लीडर्स से। एक्सट्रीमिस्ट जो नया खून था, नए लीडर्स आ रहे थे। तो मॉडरेट्स का मानना ये था कि आराम से धीरे धीरे आज़ादी की डिमांड करते हैं, ऑटोनॉमी मांगते हैं, यानी कि डोमिनियन स्टेटस मांगते हैं, कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मांगते हैं। एक्सट्रीमिस्ट कह रहे थे बहुत सालों से तुम लोगों ने अपनी जिंदगी निकाल दी डोमिनियन मांगते मांगते, अब हमें चाहिए स्वराज यानी सेल्फ रूल, हमें अब चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ये सब नहीं चलेगा, आपकी डोमिनियन वगैरह मांगते फिर रहे। तो एक्सट्रीमिस्ट का मामला था स्वराज का, सेल्फ रूल का, हमें अपना खुद का भारत चाहिए। तो इसीलिए मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में बनती नहीं थी।
अब मेन पार्टी तो आपका कांग्रेस थी, कांग्रेस जिस डायरेक्शन में चलेगी देश उसी डायरेक्शन में चलेगा। अब कांग्रेस किसकी सुने, मॉडरेट्स की, एक्सट्रीमिस्ट की। तो मॉडरेट्स का डोमिनेंस था कांग्रेस में, तो कांग्रेस मॉडरेट्स के हिसाब से चलती थी। एक्सट्रीमिस्ट ने सोचा अगर हम अपना कोई बंदा कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दें तो हमारी भी चलेगी। तो एक्सट्रीमिस्ट ने दिमाग लगाया, उन्होंने क्या करा, एक बहुत पॉपुलर बंदे थे बाल गंगाधर तिलक, उनको नॉमिनेट करा प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। एक्सट्रीमिस्ट अपनी तरफ से किसको नॉमिनेट करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, बाल गंगाधर तिलक। मॉडरेट्स इससे अच्छा खासा परेशान हो गए, क्योंकि मॉडरेट्स ये बात जानते थे कि अगर बाल गंगाधर तिलक खड़े होते हैं तो बाल गंगाधर तिलक की पॉपुलैरिटी इतनी हाई है कि वो जीत जाएंगे, और अगर बाल गंगाधर तिलक जीत गए तो फिर जो काम है वो एक्सट्रीमिस्ट के हिसाब से चलेगा, मॉडरेट्स के हिसाब से नहीं चलेगा। तो मॉडरेट्स तजुर्बेकार, एक्सपीरियंस लोग, मॉडरेट्स ने अपना लगाया दिमाग और खेल गए एक सीनियर सिटीजन कार्ड। इधर आपका एक साइड था एक्सट्रीमिस्ट, एक साइड थे मॉडरेट्स। एक्सट्रीमिस्ट ने क्या करा, एक्सट्रीमिस्ट ने कहा बाल गंगाधर तिलक को आगे करेंगे नॉमिनेशन के लिए। तो मॉडरेट्स को पता था बाल गंगाधर तिलक इतने पॉपुलर आदमी है, अगर खड़े होंगे तो जीत भी जाएंगे, कोई उनको मना नहीं करेगा। तो वो जीत गए तो एक्सट्रीमिस्ट की चलेगी, मॉडरेट्स की नहीं चलेगी। तो मॉडरेट्स तजुर्बेकार लोग, एक्सपीरियंस लोग, ये अपना एक सीनियर सिटीजन कार्ड खेलेंगे। क्या खेलेंगे, इन्होंने अपनी तरफ से खड़ा कर दिया दादा भाई नेहरू जी को, ठीक है। मॉडरेट्स ने अपनी तरफ से किसको नॉमिनेट कर दिया, दादा भाई नेहरू जी। और दादा भाई नेहरू जी वाज ए गांधी लाइक फिगर एट दैट टाइम। उस टाइम पर गांधी जी तो नहीं थे, लेकिन गांधी जी की तरह एक और बहुत पॉपुलर आदमी थे दादा भाई नेहरू जी, जिनको सब रेस्पेक्ट करते थे। उनकी आइडियोलॉजी फॉलो करे ना करे, बट उनको रेस्पेक्ट बहुत करते थे दादा भाई नेहरू जी को सब लोग। बाल गंगाधर तिलक भी करते थे। तो जब दादा भाई नेहरू जी आपका इलेक्शन लड़ेंगे तो बाल गंगाधर तिलक क्या करेंगे, अपना नॉमिनेशन वापस ले लेंगे, कहेंगे मैं नहीं लड़ रहा, क्योंकि रेस्पेक्ट कितना करते थे दादा भाई नेहरू जी की। तो यहां से जो आपके फिर प्रेसिडेंट बन गए वो कौन बन गए, दादा भाई नेहरू जी। तो मॉडरेट्स फिर से पावर में वापस आ गए। लेकिन यहाँ पर दादा भाई नेहरू जी ये चीज समझ गए थे कि देखो ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कि एक्सट्रीमिस्ट की हम बात बिल्कुल नहीं माने, इनकी भी बात माननी पड़ेगी। तो इसीलिए जब 1906 का एक सेशन हुआ था, उसको कहते हैं कैलकाटा सेशन। उसमें प्रेसिडेंट कौन है आपका, दादा भाई नेहरू जी। तो 1906 का एक बहुत फेमस सेशन है कैलकाटा सेशन, आपका प्रेसिडेंट है दादा भाई नेहरू जी, डीबीएन लिख रहा हूं मैं। तो उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट की बातों को समझते हुए ये कहा कि ठीक है, हम स्वराज को अडॉप्ट करते हैं, अब हमारा जो टारगेट होगा वो स्वराज होगा, ठीक है। यानी एक्सट्रीमिस्ट की जो डिमांड थी स्वराज को अडॉप्ट करने की, वो दादा भाई नेहरू जी अडॉप्ट कर लेंगे। तो इससे एक्सट्रीमिस्ट भी खुश हो गए और मॉडरेट्स का भी पावर बना रह गया। तो दादा भाई नेहरू जी के लोग इसीलिए रेस्पेक्ट करते थे, वो सबकी बात मान के चलते थे। तो एक्सट्रीमिस्ट की भी बात मान ली, चलो ठीक है स्वराज बोल रहे हो, तुम्हारी भी बात मानते हैं। तो यहाँ से स्वराज अडॉप्ट हुआ था। ये क्वेश्चन आ जाता है कि स्वराज किस कैलकाटा सेशन में अडॉप्ट हुआ था, तो स्वराज अडॉप्ट हुआ था आपका 1906 कैलकाटा सेशन में। प्रेसिडेंट थे उसके आपके दादा भाई नेहरू जी। ये भी क्वेश्चन आता है। लेकिन एक साल बाद इन लोगों में एक्चुअल में बनती ही नहीं थी। तो 1907 में इन दोनों में फिर लड़ाई हो गई, एक्सट्रीमिस्ट में और मॉडरेट्स में। और फिर वहां जाके फिर आपका हो जाता है सूरत स्प्लिट। उस टाइम प्रेसिडेंट आपका दादा भाई नेहरू जी नहीं थे, जी के गोखले थे, ठीक है। तो 1907 में फाइनली इनकी जब नहीं बनती तो यहाँ हो जाता है सूरत स्प्लिट। एक्सट्रीमिस्ट अपना अलग पार्टी बना लेते हैं, फिर मॉडरेट्स तो अपना कांग्रेस में चल ही रहे थे। तो ये सूरत सेशन था 1907 का, वहां पर ये स्प्लिट देखने को मिलता है। इसीलिए 1907 इज फेमस एज सूरत स्प्लिट। इस पे बहुत सवाल बनते हैं, ठीक है। इस सूरत स्प्लिट पे बहुत सवाल बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। When was the non-cooperation movement got momentum under the leadership of Mahatma Gandhi? यही क्वेश्चन है ना, हाँ। अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये टाइम पीरियड पूछा है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, बताइए।
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब से कब तक चला? ए सभी लोगों के लिए आंसर क्या है? ए। ए के अलावा नहीं है कुछ? ऑल राइट। When was the non-cooperation movement got momentum under the leadership of Mahatma Gandhi and the Indian National Congress? सभी लोग आंसर क्या लगा रहे हैं? सभी लोग आंसर लगा रहे हैं ए। बहुत बढ़िया, जो भी लगा रहे हैं ए, बढ़िया आंसर लगा रहे हैं। अपायांगता लीग से हटते हुए बी ऑप्शन। अपायांगता इस बार मेजोरिटी सही है। करेक्ट आंसर इज ए, 1920 से 1922। 1922 में क्यों रुका था? वही चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद। ठीक है, चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद रुक गया था। अदरवाइज तो बढ़िया अपना चल ही रहा था, मजा आ रही थी सबको। कुछ एक नया जोश आया था ना, एकदम से एंथुसियाज्म हो गया था। लग रहा था जहां एक ब्रिटिशर दिख जाए थप्पड़ मार दो उसको। तो ये सब एक बहुत जोश फैल गया। तो गांधी जी इसी से डर रहे थे कि ये लोग वायलेंस ना करते हैं। और ऑब्वियसली बात है, लाखों की आबादी, उनको कंट्रोल करना कोई आम बात थोड़ी ना है। इतना उतना वायलेंस तो हर जगह हो ही जाता है। लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में मेन चीज उनका यही था कि सरकार को बिल्कुल हर तरह से बॉयकॉट कर दो। सरकार से हमें बात ही नहीं करनी, सारे स्कूल छोड़ दो, उनके सर्विस करते हो छोड़ दो, आपका उनका क्या कहते हैं उनसे सामान खरीदते हो छोड़ दो। तो ये सब सारा काम हमने 1920 में स्टार्ट करा। लोग बड़े मास लेवल पे इकट्ठा हुए थे। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया में एक मास लेवल पे, एक बड़े लेवल पे पहली बार कोई मूवमेंट हो रहा था। तो गांधी जी को इसीलिए भी लोग मानते हैं क्योंकि इससे पहले कई लीडर्स आए, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ को इकट्ठा करना गांधी जी से पहले कोई और कर नहीं पाया था। तो ये काम गांधी जी करके आए थे। तो गांधी जी का मेन रोल यही था, मास को इकट्ठा करा था उन्होंने। तो 1920 में स्टार्ट करते हैं, बट 2 साल बढ़िया चला, लेकिन फिर चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद उन्हें उसको बंद करना पड़ा। तो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। हु हैड गिवन द स्लोगन of do or die during All India Congress Committee in Bombay and ratified the Quit India resolution? गांधी जी अरेस्ट हो गए थे। आज नेट बिल्कुल ठीक नहीं था, लेट हो गए आप, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देखिएगा। ये अरुणाचल में एक्चुअली हिली एरियाज में थोड़ा इंटरनेट का दिक्कत है। अब तो उन्हीं से उम्मीद है जो आपका ये टेस्ला वगैरह, ये इलॉन मस्क आपका, या फिर ये एयरटेल वगैरह, क्योंकि ये लोग जो वो प्रोजेक्ट ला रहे हैं ना स्टारलिंक टाइप का, तो वहां से पूरी इंडिया को नेटवर्क मिलेगा। किसी भी आप कोने में रहते हो इंडिया के, हर जगह नेटवर्क होगा। ए आंसर गांधी जी थे, और कौन होगा? हु हैड गिवन द स्लोगन ऑफ डू और डाई? अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, डू और डाई का स्लोगन और क्विट इंडिया जो रेजोल्यूशन था, किसने दिया था? ये महात्मा गांधी का था, महात्मा गांधी। तो ये पूरा एक फेमस मूवमेंट भी है। क्या नाम है? क्या हो गया ये? क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट किस ईयर में आया था ये बता सकते हैं? क्विट इंडिया मूवमेंट किस ईयर में स्टार्ट हुआ था? साल बता सकते हैं? क्विट इंडिया मूवमेंट किस साल में आया था?
अरे भैया 1930, 1930 तो बहुत जल्दी हो गया। 1929 30 उधर तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था। हाँ, इसको एक और नाम दे देते हैं, ऑगस्ट मूवमेंट। ठीक है, एक और नाम है इसका, ऑगस्ट मूवमेंट। कब हो रहा है ये आपका, कब हो रहा है, 1942। ठीक है, अगस्त के महीने में हो रहा था, 8 अगस्त। तो आंसर होगा 1942। हाँ, लीडर तो इस टाइम कौन ही थे, सब। भाई कानपुर वाज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट। कानपुर में फैक्ट्रीज अच्छी थी। कानपुर आज भी आप जाएंगे तो इंडस्ट्रीज के लिए एक फेमस इलाका है। तो मैनचेस्टर का मतलब बिजनेस से रिलेटेड है। तो ईस्ट साइड में, जो ईस्ट इंडिया में पड़ता है आपका कानपुर, वहां पे टेक्सटाइल का बिजनेस बहुत अच्छा होता था, कपड़े का काम बहुत तगड़ा होता था। और भी बिजनेसेस थे, इंडस्ट्रीज काफी लगी हुई थी कानपुर में। तो इसीलिए उसको मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता था। आज भी है इंडस्ट्रीज, बट वो अपनी जो पुरानी पोजीशन है वो तो खो चुका है कानपुर। अब जो कपड़ा फैक्ट्रीज हैं, अब तो बिल्कुल वो वहां सरवाइव करने की भी पोजीशन नहीं रह गई उनके पास। हाँ, देखिए, गांधी जी 1920 में आ रहे हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लेके, और कह रहे हैं भैया वायलेंस नहीं करना है, नो वायलेंस इस टाइम। और अब जो 1942 में वो आए हैं क्विट इंडिया मूवमेंट लेकर, जिसमें वो कह रहे हैं डू और डाई, तो कुछ ना कुछ ये वायलेंस की तरफ प्रमोट कर रहा है। तो 22 सालों में क्या चेंज हो गया। 1920 में गांधी जी अलग स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं, 1942 में अलग। लेकिन 1920 में वो इसलिए वायलेंस के अगेंस्ट थे क्योंकि उन्हें मालूम था कि अभी जो जनता है वो रेडी नहीं है, जनता आजादी के लिए रेडी नहीं है। अभी जो ये बस एक थोड़ी देर का टेम्परेरी जोश है इन लोगों का जो मेरे साथ जुड़े हैं, अभी अगर इनको चार डंडे पड़ जाएं तो ये फिर दोबारा कभी हिम्मत नहीं करेंगे ब्रिटेन के खिलाफ आवाज उठाने की। तो इसीलिए गांधी जी ने नॉन वायलेंस का रास्ता उठाया, क्योंकि अगर उस टाइम अगर पुलिस उन पर अटैक करती, उनको मारती पीटती, फिर वो हिम्मत नहीं करते आवाज उठाने की। लेकिन 1942 आते आते ब्रिटेन उधर वर्ल्ड वॉर टू में बिजी था, और गांधी जी ने ये आइडिया लगा लिया था कि ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर के टाइम में भी बिल्कुल मूड में नहीं है कंप्लीट इंडिपेंडेंस देने के, क्योंकि इस टाइम क्रिप्स मिशन भी आया था। ये सब क्रिप्स मिशन के बाद हो रहा है। क्रिप्स मिशन में भी वो डोमिनियन स्टेटस पे टिके थे, उससे आगे नहीं बढ़ रही थी गाड़ी ब्रिटिशर्स की, क्योंकि ब्रिटिशर्स बिल्कुल रेडी ही नहीं थे इंडिया को इंडिपेंडेंस देने के लिए। वो कह रहे थे मैनेज कर लेंगे इंडिया को, तो डोमिनियन स्टेटस पे ही टिके हुए थे। और इधर गांधी जी को आइडिया लग गया था कि जो हमारी जनता है अब वो बिल्कुल रेडी है। नेशनलिज्म उन पे पीक पर आ गया था कि अब वो मार खा भी सकते हैं और मार भी सकते हैं, बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट रेडी हैं। तब उन्होंने जाके कहा कि चलो भाई डू और डाई। और ऐसे नहीं कहा कि जाओ मार ही दो, डू और डाई उन्होंने नॉन वायलेंट फॉर्म में कहा। फॉर्म उनका था नॉन वायलेंट। उनका मतलब ये था कि तुम प्रोटेस्ट करो, प्रोटेस्ट करते करते अगर मार दिए जाओ तो मर जाओ। डू से मतलब था डू द प्रोटेस्ट, और डाई का मतलब था अगर प्रोटेस्ट करते टाइम तुम मार दिए जाओ तो मर जाओ। बट इसका एक दूसरा मतलब भी निकल रहा था कि मारो या मरो, ये भी एक मतलब निकल रहा था। तो इनडायरेक्टली गांधी जी ने लोगों से कहा था अब वक्त आ गया सड़कों पे उतरने का। तो 1942 का ये क्विट इंडिया मूवमेंट काफी बड़ा रोल प्ले करा था। फिर इसके बाद एक इंडियन नेशनल आर्मी के ट्रायल्स हुए थे 1945 में। ये तो बस लास्ट मोमेंट था, इसके बाद तो फिर ब्रिटिशर्स को लग गया था अब हम नहीं बच पाएंगे, क्योंकि फिर आपको म्यूटिनी होने लगी थी, नेवी में म्यूटिनी हो गई थी। जब नेवी में म्यूटिनी होती है यानी वहां पर बगावत हो जाती है, नेवी के जो उनके ऑफिसर्स थे, नेवी के जो आपके उनके सोल्जर्स थे, जो भी आपके उनके कर्मचारी थे, वर्कर्स थे, वो नेवी को छोड़ना चाह रहे थे। तो वहां से जब नेवी में म्यूटिनी होती है तो ब्रिटेन को लग जाता है अब हम इंडिया को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो इट वुड बी बेटर अब हम इंडिया से निकल लेते हैं। तो ये एक पॉइंट था। ठीक है, हाँ, कल कल 8 अगस्त से कल क्विट इंडिया डे है। टुमारो इज द बर्थडे ऑफ दिल्ली चलो आंदोलन। कानपुर तो यूं ही बदनाम है अब। चलिए, बदनाम क्या है, कानपुर तो बढ़िया शहर है, कभी आइए घुमाएंगे आपको कानपुर।
हाँ, तो who had given the slogan of do and die during the All India Congress Committee in Bombay and ratified the Quit India Resolution? Answer is Mahatma Gandhi. Next question 16. Which Government of India Act, Charter Act generated the post of Governor General of India? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किस पोजीशन से बनते हैं? तो कानपुर वाले हरकती भी तो होते हैं, इसलिए बदनाम है। जुमगे सोरा आ गए करेक्ट आंसर के साथ 1833। सी ए बी, अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं आप लोगों के इतना? ये तो क्लियर कट होना चाहिए। चलिए पहले देखते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ए, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। देखिए जब आपका रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया, उससे पहले 3 प्रेसिडेंसीज होती थी। इधर साइड था बंगाल, इधर साइड था मद्रास और इधर साइड था बॉम्बे। बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, 3 प्रेसिडेंसीज थी। तो बंगाल के जो एक जो टॉप लीडर होता था उसको हम क्या कहते थे? गवर्नर। पहला गवर्नर बंगाल का रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया था, ठीक है। तो इन तीनों के पास अपने अपने क्या थे? गवर्नर। ये तीनों अपना अलग अलग काम कर रही थी, लेकिन हमने देखा था फिर ईस्ट इंडिया कंपनी करप्ट हो जाएगी, बैंकरप्ट हो जाएगी, पैसा खत्म हो जाएगा, फिर किसके पास जाएंगे? ब्रिटेन के पास। तो बदले में ब्रिटेन इन पे क्या लगा देगा? कुछ कानून लगा देगा। तो पहला जो कानून था वो था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो 1773 में ब्रिटेन क्या कहेगा कि ये क्या अलग अलग तुमने अपना फैला रखा है, तो बंगाल, बॉम्बे, मद्रास इनको एक करो। तो इन तीनों का एक गवर्नर बना दिया, तो उसको कहने लगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले इन तीनों के अपने अलग अलग गवर्नर होते थे, अब इन तीनों गवर्नर का जो टॉप गवर्नर होगा वो बंगाल का गवर्नर होगा, और उसकी पोजीशन एलिवेट करके बना दी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। पहली चीज, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनने के बाद फिर अगला कानून, फिर 1793, 1813, फिर 1833 का जो कानून आता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, वो क्या करेगा? वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बना देगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आपके बने थे बैरन हेस्टिंग्स, और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आपके बनेंगे विलियम बेंटिक। तो 1833 हमें क्या मिलेगा? पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो थोड़ा ऐसे ऐसे याद रखेंगे। 1773 फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और 1833 में आके हमें क्या मिलेगा? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और फिर 1858 में जब आप चले आएंगे तो हमें मिलेगा फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर जनरल बैरन हेस्टिंग,
फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक। फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, कैनिंग आपके फर्स्ट वाइसरॉय होंगे। अच्छा, जो वाइसरॉय था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी कहते थे। ठीक है, वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये पूरा नाम होता था उसका। तो कहीं हो सकता है 1858 के बाद भी आपको गवर्नर जनरल लिखा मिले, तो इसका मतलब वो वाइसरॉय की ही बात कर रहा है। तो 1833 फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक, 1773 फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वैरन हेस्टिंग। तो ये 2-3 फैक्ट्स है, इसको जरूर याद रखिएगा, भूलना नहीं है। ठीक है, तो 1833 में हमें पहला गवर्नर जनरल मिलता है इन द फॉर्म ऑफ विलियम बेंटिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन वर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स टेकन प्लेस? 1905, 1909, 1919, 1857। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये तो होना चाहिए। RHBCMR ये क्या है? C 1919 सीरियसली? इसका आंसर करेक्ट एक्सपेक्टेड है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो भी हम कह रहे हैं बी। और लोग कौन है? तुम्हें अंगू अगस्त बगांगो पंजिरांग अपायंगा। सी भी लगा रहे हैं, बी भी लगा रहे हैं। ऑलराइट, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन रहता है। करेक्ट आंसर इज सी, 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ठीक है, इनका एक और नाम था इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909। दूसरा नाम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मिंटो कौन थे? इंडिया के वाइसरॉय। मॉर्ले कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन होता था? एक ब्रिटेन पार्लियामेंट का पर्सन होता था जो रेस्पॉन्सिबल होता था इंडिया के अफेयर से रिलेटेड। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू इंडिया जो होगा, ब्रिटेन पार्लियामेंट का एक पर्सन था, वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहता था वाइसरॉय से। तो वाइसरॉय से सारे सवाल पूछने का अधिकार इसी को था, मॉर्ले को, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वहां के प्राइम मिनिस्टर को सारी खबर देता था, प्राइम मिनिस्टर वहां के राजा या रानी को खबर देते थे। तो इंडियन काउंसिल एक्ट मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ये बात करता है आपकी सेपरेट इलेक्टोरेट की। ठीक है, ये किसकी बात करता है? सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात करी थी, हम पहले भी देख चुके हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में मान लीजिए 4 एरिया ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम्स मेजॉरिटी में, तो ये क्या करेंगे, उन 4 एरिया में इलेक्शन के लिए सिर्फ एक मुस्लिम नॉमिनेट हो सकता है और उसको वोट भी सिर्फ कोई मुस्लिम ही दे सकता है। तो ये सीन था सेपरेट इलेक्टोरेट। अगर उस एरिया में कोई नॉन मुस्लिम रह रहा है तो वो वोट नहीं दे पाएगा, सिर्फ और सिर्फ कोई मुस्लिम ही वोट देगा। तो ये था सेपरेट इलेक्टोरेट। तो इसको थोड़ा सा रिलेट करिए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, 1909 में आ रहा है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। एक और चीज, 2 रिफॉर्म से उनमें कंफ्यूज होता है। कंफ्यूज क्या होता है कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स और एक है आपका मोन्टैग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है, 2 चीजें हैं। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आपका 1909 का है, मोन्टैग आपका 1919 का है। तो इनमें से पहले कौन आया? पहले आए आपके मॉर्ले। ठीक है, पहले मॉर्ले आए, बाद में मोन्टैग आए। तो इसको थोड़ा सा याद रखिए कि मॉर्ले या फिर कह सकते हैं मिंटो, ये इनका रिफॉर्म पहले का है, मोन्टैग का बाद का है। ठीक है, पहले कौन आया?
मोरले का आया, बाद में मुंटेक का आया। इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन कम रखिए। चलिए, वही मैं कह रहा हूँ ना, शैम्सफोर्ड और मॉर्ले इनमें कंफ्यूज हो जाता है। मॉर्ले मिंटो अलग है, मोंटेक शैम्सफोर्ड अलग है। क्वेश्चन नंबर 18, हु सेड दैट माय अल्टीमेट एम इज टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई? दयानंद सरस्वती, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। कोई है जो लॉर्ड कर्जन भी बोल रहा हो? लॉर्ड कर्जन भी है बेचारा, कह रहा है एक एक के आँख का आंसू मैं पोंछूंगा। ये लॉर्ड कर्जन नहीं लगाएगा, बाकी सब तो लगा दिए। दयानंद सरस्वती, आपका महात्मा गांधी। ये ऑप्शन कोई नहीं लगा रहा। करेक्ट आंसर इज नेहरू। नेहरू कह गए थे, माई अल्टीमेट एम इज टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई। ये स्टेटमेंट नेहरू का था। एक्चुअली ये गांधी जी के रेस्पेक्ट में क्या गए थे कि गांधी जी ने कहा था कि मैं, मेरा एक काम है कि एक एक की आंख का आंसू पूछूं। इंडिपेंडेंस डे स्पीच में कहा था नेहरू ने। ठीक है, तो स्टेटमेंट किसका है? ये नेहरू का। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 19, which among the following incidents established the supremacy of British over French in India? किस वॉर से ये डिसाइड हो गया था कि हाँ भाई, अब जो ब्रिटिश हैं वो डोमिनेट करेंगे ओवर फ्रेंच? चाचा का प्यार है, नेहरू चाचा। क्वेश्चन नंबर 19 बताइए। Which among the following incidents established the supremacy of British over French in India? Buxar, seriously? Wanley Wash? जीरो ने शायद आज लेट लॉग इन किया। अब आपका पहला आंसर आ रहा है, बैटल ऑफ बॉन्डी वॉश। बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर इज आपका बैटल ऑफ बॉन्डी वॉश। ये हमने पहले भी बताया था कि जो डिसीजिव वॉर्स थे आपका, 1757 बैटल ऑफ प्लासी, 1764 बैटल ऑफ बक्सर और 1760 आपका बैटल ऑफ बॉन्डी वॉश। यहाँ पर ये फ्रेंच और ब्रिटिश आर्मी के बीच हुआ था। यहाँ फ्रेंच आर्मी हार गई थी और फिर फ्रेंच आर्मी यहाँ से इंडिया छोड़ के एक तरीके से चली जाएगी। वो कहेगी ठीक है, इंडिया में हमारा मन नहीं लग रहा, हम जा रहे हैं, हम इंडोनेशिया में बिजनेस करेंगे। तो वो यहीं से डिसाइड हुआ था, वॉन्डी वॉश के बाद। फ्रेंच ने डिसाइड कर लिया अब हम निकल जा रहे हैं, इंडिया में कुछ नहीं रखा। तो करेक्ट आंसर इज बी, बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। 20 कह रहा है पीपाली इन बंगाल इज बेस्ट नॉन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? पीपाली में किसकी पहली फैक्ट्री लगी थी? पीपाली बंगाल है, तो पूछने का मतलब है बंगाल में इनमें से किसकी फैक्ट्री पहले लगी थी पीपाली में? डच, पोर्टुगीज, फ्रेंच या ब्रिटिश? Pipali in Bengal is best known for which of the following?
बताइए। डच फैक्ट्री, ब्रिटिश फैक्ट्री। एक्चुअली आंसर इज ए, फर्स्ट डच फैक्ट्री। डच कौन थे? वो नेदरलैंड वाले जो लोग थे वो डच कहलाते थे। डेन्स कौन थे? जो डेनमार्क वाले थे। पहली डच फैक्ट्री आपकी बंगाल में किसकी लग रही है? मतलब कहने का मतलब है, पीपाली एक जगह है बंगाल में, तो ये क्या थी? डच की पहली फैक्ट्री थी इन बंगाल। इससे पहले भी ये लगा चुके थे मसूलीपट्टनम, बट बंगाल में ये इनकी पहली फैक्ट्री थी। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट डच फैक्ट्री, पीपाली इन बंगाल। ठीक है। डच कौन थे? जो आपके वही नेदरलैंड वाले लोग हैं, डच। तो ये आपके हिस्ट्री से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद अब हम जनरल साइंस वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सिम्टम्स ऑफ ब्लैक फंगस? अभी रिसेंटली आपने ब्लैक फंगस काफी न्यूज में देखा होगा, तो उसी से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन है। फेस स्वेलिंग, नेसल कंजेशन, हेडेक, ये इनमें से कौन कौन से सिम्टम है ब्लैक फंगस के? आसान सवाल है, नहीं भी पढ़ा होगा तो न्यूज में कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। नहीं तो ये जानकारी तो आपको व्हाट्सएप पे भी मिल गई होगी। डी लग रहा है। बेकार कह रहे हैं, आज तो मेरा हर जवाब सही जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सिम्टम्स ऑफ ब्लैक फंगस? डी। तो ज्यादातर लोग डी की तरफ जा रहे हैं। ये तो पढ़ाओ ना पढ़ाओ, व्हाट्सएप पे तो देखा ही होगा। व्हाट्सएप पे तो इसके सिम्टम्स मिल ही गए होंगे। तो हाँ, फेशियल स्वेलिंग भी होता है आपका, नेसल कंजेशन भी होता है, हेडेक भी होता है। ये सब इसके सिम्टम्स हैं, सभी हो जाता है 1 2 एंड 3। तो ये ब्लैक फंगस के सिम्टम्स हैं, फेशियल फेशियल स्वेलिंग, नेशनल कंजेशन और हेडेक। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, फ्रॉम वेयर कोरोना वायरस गॉट इट्स नेम? ये कभी ना कभी मैंने बातों बातों में बताया होगा, एक दो बार क्लास में भी बताया। कोरोना वायरस का नाम कैसे पड़ा? कोरोना नाम क्यों पड़ा इनका? बताइए। बहुत बढ़िया। कोरोना कुछ ऐसा दिखता है, तो ये जो इसके स्पाइक्स हैं, इट फील्स लाइक अ क्राउन। तो क्राउन से वर्ड बन गया कोरोना। ठीक है, तो क्राउन लाइक फीचर, तो ये क्या बन गया? कोरोना। तो ये क्राउन लाइक फीचर की वजह से इसका नाम पड़ा कोरोना। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। ठीक है। तो ये ऐसी जानकारी तो व्हाट्सएप पे भी नहीं मिलती है कि कोरोना को नाम कहाँ से मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ? एक्चुअली जो भी हम प्रोटीन इनटेक करते हैं, हमारी बॉडी उसको कन्वर्ट कर देती है एक एसिड में। उस एसिड का नाम पूछ रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी जो प्रोटीन का जो फॉर्म है, जिस फॉर्म में हम इनटेक करते हैं, वो फॉर्म नहीं समझती, तो वो क्या कर देगी? उसे कन्वर्ट कर देगी एक एसिड में। उस एसिड का नाम बताना है, बहुत फेमस है।
हाँ, कोरोना आउटर मोस्ट लेयर्स ऑफ सन को भी कहते हैं। तो प्रोटीन किसके बने होते हैं, ये क्वेश्चन है 23। ये उसको तोड़ देगी, ब्रेक कर देगी। ये तो बहुत सिंपल सा सवाल था, बहुत बढ़िया, सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। करेक्ट आंसर इज अमीनो एसिड। ठीक है, प्रोटीन्स को वो किस में ब्रेक कर देती है, हमारी बॉडी अमीनो एसिड्स में ब्रेक कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एसिड दैट इज सेक्रेटेड इन द स्टमक। कुछ ऐसा पेट होता है अपना, तो कुछ भी जब पेट में हम खाते हैं, जो भी खाते हैं, तो वो खाना किस में जाता है, स्टमक में जाता है। तो स्टमक की लाइनिंग में एक एसिड होता है जो हेल्प करता है उस खाने को ब्रेक डाउन में। एक तो हम च्यूइंग करते हैं, खाने को चबाते हैं, उसे ब्रेक डाउन करते हैं, फिर और नीचे जाके हमारे स्टमक की लाइनिंग में एक एसिड होता है जो उसको और ज्यादा ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। तो वो एसिड का नाम क्या है। जब वो एसिड बढ़ जाता है पेट में, तब हमें क्या लगता है, पेट में क्या हो रही है, एसिडिटी हो रही है। तो एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए हम क्या लेते हैं, बेस लेते हैं, बेस लाइक इनो। बहुत बढ़िया, सीधा सा छोटा सा सवाल था, HCl। ठीक है, करेक्ट आंसर इज आपका HCl। नेम द एसिड दैट इज सेक्रेटेड इन द स्टमक। सीधा सा आंसर था HCl। HCl का फुल फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अगर पीएच के रेस्पेक्ट में पूछें तो पीएच का एक स्केल होता है, इधर आपका 1, इधर 14। तो 1 to 7 जिसका पीएच होता है वो कहलाते हैं एसिड, और 7 to 14 जिसका पीएच होता है वो कहलाते हैं बेस, और जिसका पीएच 7 होता है वो कहलाते हैं सॉल्ट, न्यूट्रल। ठीक है, ये क्या हो गए, सॉल्ट हो गए। तो एसिड कौन है, जिनका पीएच 7 से कम हो। बेस कौन है, जिनका पीएच 7 से ज्यादा हो। तो इस हो सकता है कभी ऐसा भी क्वेश्चन दे दे कि वो पूछ ले कि एक सब्सटेंस है, उसका पीएच 7 से ज्यादा है, तो वो एसिड होगा या बेस होगा। तो आप वहां बता पाएंगे कि ये बेस होगा, क्योंकि अगर 7 से ज्यादा पीएच है तो बेस, और 7 से कम है तो एसिड। ये पीएच स्केल से पता चलता है वो। और जितना ये कम होती जाएगी वैल्यू, उतना वो हैवी एसिड होगा, उतना ही वो पावरफुल एसिड होगा। ठीक है, एसिडिटी उसकी उतनी ज्यादा होगी। जैसे pH 1 ले लिया एक एसिड, एक pH 2 पे एसिड ले लिया, तो इसमें कौन ज्यादा तेज होगा, pH 1 वाला, इसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। इसी तरह से एक pH 7, एक pH 8 वाला बेस ले लिया, एक pH 9 वाला बेस ले लिया, कौन ज्यादा बेसिक होगा, तो 9 वाला ज्यादा बेसिक होगा। तो जितना आप आगे जाएंगे उतनी बेसिसिटी बढ़ेगी, जितना पीछे जाएंगे उतनी एसिडिटी बढ़ेगी। तो ये आपका काम कौन करता है, एसिड, वो पीएच स्केल नापता है इन सब चीजों को। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, वैक्सीनेशन वाज स्टार्टेड बाय। नहीं, नींबू बेस नहीं है, नींबू, लेमन, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, सिट्रिक एसिड, बहुत कम एसिडिटी होती है बट फिर भी वो एक एसिड ही कहलाता है, सिट्रिक एसिड। जोनास ई साल्क, पॉल मुलर, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। लास्ट क्वेश्चन है, जो भी तुक्का ही लगा दीजिए, डेफिनेटली नॉट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट तो नहीं है। ये अच्छा सवाल है, इसको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में रखूंगा। इस तरह के सवाल आते रहते हैं। वैक्सीनेशन वैसे भी इस टाइम आपको पता है कितना न्यूज में है, तो वैक्सीनेशन से रिलेटेड बातें तो होनी ही चाहिए। वैक्सीनेशन और जो आपका ड्रग्स हैं, इनमें डिफरेंस होता है। वैक्सीनेशन आपको बीमारी से पहले दिया जाता है और ड्रग्स आपको बीमारी के बाद। तो एक होता है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो वैक्सीनेशन क्या है, एक प्रिवेंशन है जो आपको बीमारी होने से बचाता है। गारंटी नहीं लेता है कि वैक्सीन लगवा ली तो नहीं होगा,
लेकिन हाँ चांसेस काफी कम कर देता है। तो कोरोना का भी वैक्सीन जरूर लगवाएं आप लोग, जो भी अवेलेबल हो, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक सभी बढ़िया है, कोई सा भी एक लगवा लीजिए। जैसे अभी तक तो हम 2 डोजेस लगा रहे हैं। एक कंट्री है जिसने थर्ड डोज देना भी स्टार्ट कर दिया। थर्ड डोज सबसे पहले किस कंट्री ने स्टार्ट करा? आपका इजराइल। इजराइल अब थर्ड डोज भी दे रहा है, एक बूस्टर, एज ए बूस्टर डोज। तो करेक्ट आंसर है आपका इसमें एडवर्ड जेनर, ठीक है। एडवर्ड जेनर इन्होंने वैक्सीनेशन का कंसेप्ट लेके आए थे, पहली वैक्सीन इन्होंने बनाई थी स्मॉल पॉक्स की। तो पहली वैक्सीन ये बना के गए थे स्मॉल पॉक्स की, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन फर्स्ट बाय सुश्रुत। हाँ वही तो। चलिए, देखिए, आप लोग बस मेहनत करते रहिए। बस इसीलिए आप, हमारा ये एफर्ट है, हम चाहते हैं कि आप लोग अच्छा करें लाइफ में, कुछ अचीव करें, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जो हम लोगों ने चीज़ ऑब्जर्व करी है कि अवेयरनेस की कमी है। ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग कम पढ़ना चाहते हों या मतलब कम समझते हों, ऐसा कुछ नहीं है। जो समझदारी का लेवल है वो भी अच्छा है, और जो वहाँ पर एक कम्युनिटी बिल्डिंग है वो काफी अच्छा है, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। जैसे गांव वगैरह में अगर एक का घर बन रहा है तो पूरा गांव मिलके उसका घर बनवाएगा। तो कम्युनिटी सपोर्ट बहुत अच्छा है, रैशनलिज्म बहुत अच्छा है, लोगों को मतलब समझाने के तरीके बहुत अच्छे हैं। मतलब जैसे अगर वहाँ की गवर्नमेंट, मैंने देखा है कि अगर कुछ एफर्ट लेती है, कोई आपका कोई स्टेप इनिशिएटिव लेती है, तो लोग ऐसा नहीं है कि आधे होते हैं जो सरकार को बुरा कहेंगे, आधे होते हैं जो सरकार को अच्छा कहेंगे। तो ऐसे लोग हैं लेकिन बहुत कम। मेन वो हैं कि जो आपका सरकार को बताएंगे कि आपका इस पॉइंट पर ये गलती हो रहा है। तो वो रैशनलिज्म होता है कि आप पर्सन को क्रिटिसाइज ना करके उसकी अगर पॉलिसी में गलती है तो आप वो हाईलाइट करो कि सर आपका ये पॉलिसी था, इसमें ये चीज अच्छा नहीं हो रहा है। तो ये एक रैशनलिज्म बहुत अच्छा है। और बस एक चीज की वहाँ कमी है, अवेयरनेस की। जो दिल्ली में जो आपका क्वालिटी एजुकेशन है वो चीज़ आपका वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो इसी के लिए हम आपका कोशिश कर रहे हैं कि एक स्टैंडर्ड सेट किया जाए, ताकि आने वाले टाइम में आपको कोई उल्टा सीधा ऐसा कुछ ना पढ़ा के चला जाए, ठीक है। तो मेन हमारा टारगेट यही है कि आपको एक स्टैंडर्ड मटेरियल प्रोवाइड किया जाए, जो बाकी दिल्ली वगैरह में हमें मिलता ही रहता है। हम भी दिल्ली में बैठे हैं तो हमें खूब आइडिया है, क्योंकि पूरा एक हम लोगों का जिंदगी निकल गया, मेरा और अमरजीत सर का, हम लोग का एक पूरा जिंदगी कंपटीशन में ही निकला है। पूरा जिंदगी भर बचपन से यही था, कंपटीशन देना है, सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो नॉर्थ इंडिया में यही है कि अगर सरवाइव करना है तो कंपटीशन देना है, तो बचपन से कंपटीशन की आदत बनी हुई है। तो इसीलिए हम चाहते हैं वो चीज़ आप तक पहुंचाई जाए, तो हमारे एक्सपीरियंसेस आप तक पहुंचे और आप लोग लाइफ में बेटर करें, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है बेटर करना, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एरिया को आपको डेवलप करवाना है। आप डेवलप होंगे तो आपके साथ आसपास के कई लोग डेवलप होंगे, क्योंकि एक दूसरे से लोग इंस्पायर होते हैं। कल आप कुछ बन जाएंगे तो आपके आसपास के जितने लोग हैं वो भी हिम्मत करेंगे कि यार ये बंदा ऐसा ही जब निकाल सकता है, ये तो मेरे साथ रहता था, ये तो नॉर्मल बंदा है। और अब जो भी बंदे निकालते हैं ना, कोई बहुत हाईली टैलेंटेड नहीं होते, वो भी आप ही की तरह नॉर्मल होते हैं। बस एग्जाम निकलने के बाद वो नाम बड़ा हो जाता है, लेकिन होते वो नॉर्मली बंदे। तो आप भी जब एग्जाम निकालेंगे तो आपके कई जो साथी होंगे, आपके जूनियर्स होंगे, आपके दोस्त होंगे, वो देखेंगे ये बंदा तो मेरे साथ रहता था, बहुत नॉर्मल सा बंदा था, ये भी एग्जाम निकाल लेगा, तो मतलब मैं भी कर सकता हूँ। तो उनके अंदर भी एक पोटेंशियल जगेगा कुछ करने का। और आपको सिर्फ एसआई तक नहीं रुकना है, इसके बाद भी आपको बड़े बड़े एग्जाम्स देने हैं। आपको पीसीएस का देना है, सिविल सर्विसेज का देना है, ठीक है। तो वहां तक आप आइए, क्योंकि आपको जो असली नॉलेज है ना वो पीसीएस और सिविल सर्विसेज में ही मिलेगी। क्योंकि इसके बाद भी हम पीसीएस से रिलेटेड ही कंसेप्ट पे, टॉपिक पे वीडियोस बनाएंगे। तो अगर उसका रेस्पॉन्स अच्छा आएगा तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे पीसीएस वाला। तो चलिए ठीक है, फिर मेन चीज़ अब आप मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत ही सफलता की कुंजी है है ना। चलिए फिर, थैंक यू।